सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, इस वीडियो में हम आपको 2024-25 की नई 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8 का पाठ जो 2 है ना, पाठ 2 यानी कि सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु के सभी प्रश्नोत्तर बताने वाले हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नाम आप अच्छे से पढ़ लीजिए, यह आपके पाठ का नाम है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक तालिका मिली है जहाँ पर आपको हाँ ना और रंग कैसा था यह बताना है। तो ब्रेड या रोटी पर फफूंद आपने देखी होगी, जो कि भूरी भूरी सी परत लगती है। तो यहाँ पर ब्रेड या रोटी पर फफूंद लगती है कि नहीं? पहली बात लगती है, तो हाँ, और ये सफ़ेद आपका हो जाएगा। ठीक है। फिर जूते पर फफूंद लगती है, हाँ, यह भी सफ़ेद कलर की। हमेशा जहाँ हमेशा गीला रहता है वहाँ पर जम जाती है क्या? काई। वही भी एक टाइप की फफूंद ही है, तो हाँ, और यह काई कैसी रहती है? हरी रहती है। फिर गर्मी में खाना ख़राब होना तो होता ही है, गर्मी में, ठंडी में बहुत धीरे धीरे, पर गर्मी में बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, हाँ, क्योंकि फफूंद लग जाती है। तो यहाँ पर हाँ हो जाएगा और फफूंद यहाँ पर सफ़ेद रहेगा। फिर ये क्या है? तो सूक्ष्म जीव। अपने विचार लिखो। तो इन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देंगे। फिर निम्न में से बॉक्स में लिखो। फिर इसमें से आपको बताना है कौन से सूक्ष्म जीव हैं। जीवाणु, पैरामीशियम, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, ईस्ट और स्ट्रेप्टोमाइसिन में कौन सा सूक्ष्म जीव है? अब सूक्ष्म जीव कौन से जो बहुत छोटे होते हैं, अपनी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, उन्हें केवल और केवल सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। तो इसमें आ जाएगा जीवाणु, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। फिर बॉक्स में लिखने के पश्चात जो शब्द शेष रह गए हैं उन्हें यहाँ लिखिए। तो क्या बच गया? पैरामीशियम, ईस्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये यहाँ लिख जाएगा। फिर है इनके बारे में अपने विचार यहाँ लिखिए। तो ये विषाणु, वायरस हैं, ये आप लिख दीजिएगा। फिर आपका पहला क्वेश्चन है, आपने अपनी माँ का गर्म दूध में थोड़े से दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दूध का दही में परिवर्तित हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो सूक्ष्म जीवों में जनन। दही में पहले से सूक्ष्म जीव होते हैं, अब वो आपने दही दूध में डाल दिया, गर्म दूध या कुनकुने दूध में, तो वह जो सूक्ष्म जीव हैं वो दूध में चले गए और उसमें अभी क्या हो जाता है, वो और सूक्ष्म जीव बना लेते हैं, जिससे दूध दही बन जाता है। फिर बूझों को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण है तो मादा एनाफिलिस मच्छर का काटना। निम्न में से कौन सा रोग जो सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में नहीं होता? तो पौधों का सूखना। फिर अपने बाजार से ब्रेड लेकर उसे खुले तथा नम स्थान पर रख दी तो कुछ समय बाद उस पर काली संरचना दिखने लगेगी। इसका कारण है तो कवक इसका कारण होता है। फिर नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, तो नाइट्रोजन चक्र के दौरान यह स्थिर रहती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, थैलियों में आने वाली दूध संदूषित नहीं होता क्योंकि यह दूध खालिस्तान होता है, तो फास्चुरीकरण होता है, ये आपका लिखा है, यह आपका राइट आंसर है पहले का। फिर सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, तो प्रतिजैविक कहलाती है। फिर प्राकृतिक शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। डेंगू के वायरस का वाहक तो मादा एडिस मच्छर है। और फिर सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, तो संचरणीय रोग कहलाते हैं। फिर है आपका तीसरा क्वेश्चन, हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए? तो उत्तर लिखना है, हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इससे संचरणीय रोग नहीं फैलते हैं। फिर बूझों का जन्मदिन 12 मई को था, जिस अवसर पर मां ने छोले भटूरे बनाए जिसे वे रात में फ्रिज में रखना भूल गईं। बूझों ने उसे दूसरे दिन दोबारा खा लिया, ठीक है, उसने, जिससे बूझों को उल्टी होने लगी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण है, यानी कि फूड पॉइजनिंग के कारण है। बताइए भोजन विषाक्तन कैसे हो गया? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, यह भोजन को विषाक्त यानी कि पॉइजनस बना देते हैं।
फिर आपका 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों में से जीवाणु तथा विषाणु यानी कि वायरस द्वारा होने वाले रोगों को छांटिए। तो यहाँ पर है हैजा, क्षय रोग, खसरा, पोलियो, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए। तो जीवाणु इसमें से जो है वो है आपका छात्रों हैजा, टाइफाइड और क्षय रोग, और जो विषाणु से होते हैं वह हैं हेपेटाइटिस ए, पोलियो और खसरा। फिर आपका 6वां क्वेश्चन है, चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का क्या नाम है। तो इस चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम अमीबा है, आपको उत्तर में लिख देना है। यह सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है। तो यह सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखिए। तो अतिसार एवं मलेरिया इस वर्ग से होने वाले रोग हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं 7वां क्वेश्चन, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक है, क्यों। तो पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक है क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। 8वां क्वेश्चन है, वो जो अपने बीमार मित्र को देखने उसके घर गया, उसने देखा कि उसके घर के बाहर गड्ढों में पानी भरा हुआ है, उसके घर के कूलर में भी पानी भरा हुआ है जिसमें मच्छर पनप रहे हैं, बताइए। तो बूझो का मित्र कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित हो सकता है, क्योंकि पानी भरा हुआ है तो मच्छर पनपेंगे। तो बूझो का मित्र मलेरिया अथवा डेंगू नामक बीमारी से ग्रसित हो सकता है, ये आपको पहले में उत्तर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, आपके बीमार होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो उसके बीमार होने का मुख्य कारण मादा एनाफिलिस एवं मादा एडिस मच्छर हो सकता है। फिर इस बीमारी से बचने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। इस बीमारी से बचने के लिए मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने दें। फिर 9वां क्वेश्चन है, पहेली ने एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गर्म जल से गुथ लिया। इस गुथे हुए आटे को उसने रख लिया। निम्नलिखित में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहली 2 घंटे पश्चात उसमें क्या परिवर्तन देखेगी। तो 2 घंटे पश्चात आटा फूल गया था, यह परिवर्तन देखेगी। फिर पहेली ने गुथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह किस कारण से हुआ होगा। तो गुथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह ईस्ट के कारण हुआ होगा। फिर इस प्रक्रिया का उपयोग किस खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है। तो इस प्रक्रिया का उपयोग ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक आदि खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है। फिर हमें भोजन को सदैव ढक कर रखना चाहिए, उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो बिना ढके भोजन में रोगाणु और हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले, यहाँ पर विवैले नहीं है, सुधार लेना थोड़ा सा, क्या सुधार हो गया, विषैले, विषैले, ठीक है, विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, इसलिए भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए। फिर 11वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहेली ने कुछ आम खरीदे हैं परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई है। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती है कि उसके दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है। तो आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता है। अचार में नमक एवं तेल के उपयोग से आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है, यह आपका उत्तर आ जाएगा। फिर आपके घरों में दादी मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है। तो हमारे घर में आम का अचार, आंवला का अचार, पापड़ आदि खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीव से बचाकर रखा जाता है ना, ढक कर रखा जाता है। फिर आपने देखा होगा कि चीनी के उपयोग, क्वेश्चन है आपका, चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। तो चीनी के उपयोग द्वारा जैम, जेली एवं स्क्वैश खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। फिर दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है, उत्तर आ जाएगा आपका। फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न, नाइट्रोजन चक्र का आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इस प्रकार से छात्रों आपको आरेख बनाना है, आपकी बुक में भी यह दिया गया है ना, आपके पार्ट 2 में, तो उससे देख के भी आप बना सकते हो। ऊपर है वायुमंडलीय नाइट्रोजन, फिर पौधों द्वारा अवशोषण, और नीचे लिख देना है आपको मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक। 14वां क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला रोग, उनके रोगजनक, सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपायों को तालिकाबद्ध कीजिए। तो मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले समान रोग, उनके रोगजनक, सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपाय निम्न हैं। पहला आ जाएगा आपका मानव रोग, तो क्षय रोग आ जाएगा। रोग कारक सूक्ष्म जीव तो जीवाणु। संचरण का तरीका वायु। बचाव के उपाय में आपका एक ही उपाय है, तो पहले हम पूरे रोग देख लें, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो। इन तीनों में वायरस और वायु जल के संपर्क से
और पोलियो में जल बस। चारों के लिए एक ही उपाय है, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी को व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण। फिर लिखना है मानव रोग में हैजा और टाइफाइड, और रोग का सूक्ष्मजीव लिखना है जीवाणु। संचरण का तरीका तो जल और भोजन, और फिर टाइफाइड में जल। और बचाव के उपाय में आ जाएगा व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण। फिर है सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है, क्योंकि सूक्ष्म जीव जंतुओं तथा पादपों में विभिन्न प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं, किंतु सूक्ष्म जीवों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे दवाइयाँ, अल्कोहल, सिरका, बेकरी आदि कई महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जो हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। अभी प्रोजेक्ट यहाँ पर फर्स्ट है, 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए, इन्हें ए तथा बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधों का कचरा तथा जंतु अपशिष्ट भर दीजिए तथा बी गमले में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के छोटे खिलौने भर दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद इनका परीक्षण कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक में मिट्टी भरनी है, दूसरे गमले में मिट्टी भरनी है। एक में कचरा, और कैसा कचरा, पौधों वाला खराब कचरा और जंतु का अपशिष्ट यानी कि गोबर वगैरह डालना है, और दूसरे में पन्नी, कांच की बोतल, प्लास्टिक डालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है क्या आपको दोनों गमलों में वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है? तो लिखना है हाँ, हमें दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है। अब जिसमें खाद है, गोबर है ना, और पेड़ पौधा कचरा है, उसमें अच्छी पौधा उगेगा, और जिसमें प्लास्टिक है उसमें अच्छे से नहीं उगेगा। फिर दोनों गमलों में किस प्रकार गमले की सामग्री का अपघटन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में आपका उत्तर आएगा कि दोनों गमलों में से गमले एक ही सामग्री का अपघटन हो गया है, यह राइट आंसर रहेगा। फिर सामग्री का अपघटन का क्या कारण है? तो अपघटन का एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका चौथा क्वेश्चन है, क्या है, जिस गमले कोई सामग्री का अपघटन नहीं हुआ उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो गमला बी की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ क्योंकि उसके तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित नहीं हुए, पहले में विभाजित हो जाते हैं और दूसरे में नहीं हुए। फिर जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया उसके क्या क्या उपयोग हैं। तो गमले ए की सामग्री का अपघटन हो गया, उसका उपयोग क्योंकि नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि काट दीजिएगा। उसका उपयोग भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने में किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हटा के गमले की सामग्री का अपघटन हो गया, उसका उपयोग भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने में किया जाता है। प्रोजेक्ट 2 है, आप अपने दैनिक जीवन में जिन डिब्बा बंद या पैकेट बंद भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उन सामग्रियों के पैकेट का सूक्ष्म अवलोकन कर निम्नलिखित तालिका को पूर्ण कीजिए। तो भोज्य पदार्थ पैकेट का नाम डालना है, तो आप डाल सकते हैं तेल, आटा, मैगी, चिप्स, दाल। पैकेट के निर्माण के दिन यानी कि MFG है ना, जब उसका बनी है तो आप डाल सकते हैं इस प्रकार से 8/9/2023, 2/4/2022 है ना, इस टाइप से मान लो बनी हुई डेट है। समाप्ति की डेट यानी कि जो एक्सपायरी डेट होगी तो हम मान लेते हैं पहले कि 2 साल हो जाएगी, यानी कि 8/8/2025, फिर 2/5/2023, इस प्रकार आप बता लीजिएगा। इन नंबरों में आप ऊपर नीचे 1-2 साल आगे पीछे या डेट भी 8 को 9, 9 को 10 लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप 8 की जगह 10 लिख लीजिए, 20 की जगह 11 लिख लीजिए, 15 की जगह 14 लिख लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर भोज्य पदार्थों में उपयोगी तो संगठनों के नाम, तेल में प्रोटीन, आटे में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मैगी में, चिप्स में वसा और दाल में प्रोटीन। फिर भोज्य पदार्थों में उपयोग तो यहाँ पर आ जाएगा एंटीबायोटिक, पहले में एंटीऑक्सीडेंट लिखना है। उसके बाद लिखना है आपको वेजोंक एसिड, फिर तीसरे में नाइट्रोजन, चौथे में नाइट्रोजन और पांचवें में बेंजोइक एसिड। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भोज्य सामग्री के अलावा भी घर में कोई सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं, तो सूचीबद्ध कीजिए। तो प्याज, आलू, पापड़, लहसुन, दाल बड़ी आदि ये सब आप लिख सकते हैं। फिर आपका वह क्वेश्चन है, अपनी मम्मी दादी से पूछकर पता लगाइए कि वे घर में किन किन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करती हैं। तो चावल, दाल, आलू, गेहूँ आदि भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करते हैं। फिर इन भोज्य पदार्थों का संग्रहित करने के लिए वे कौन कौन से तरीके अपनाती हैं, लिखिए। तो इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए नमी रहित डिब्बों में रखते हैं,
है ना, जिसमें कि गैस न जाए एवं ठंडापन न जाए एवं उन्हें धूप पर सुखाते हैं। तो छात्रों यह था कंप्लीट सॉल्यूशन आपका। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए अपने दोस्तों के लिए वीडियो शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।